ये दोगलापन तो है ही। और जो इश्यूज हैं आदिवासियों के, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पत्रकार, कोई भी एक्टिविस्ट वो जी। उठाने की कोशिश करता है तो उसमें उनके ऊपर हमले होते हैं। ये अब जो आप हिमांशु कुमार का भी देख रहे हैं, ये 2009 का मामला है। ठीक है, उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोगलापन तो है ही। और जो इश्यूज हैं आदिवासियों के, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पत्रकार, कोई भी एक्टिविस्ट वो जी। उठाने की कोशिश करता है तो उसमें उनके ऊपर हमले होते हैं। ये अब जो आप हिमांशु कुमार का भी देख रहे हैं, ये 2009 का मामला है। ठीक है, उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि झारखंड में जर्नलिस्ट रुपेश कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है, यूएपीए लगाया गया है उन पर। मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट हैं, हम पेशा व्यक्ति हैं हम। मनदीप, आप आपके ऊपर भी केस हुआ था किसान आंदोलन के दौरान। आप ये पैटर्न को किस तरीके से देखते हैं कि बार बार जर्नलिस्टों को टारगेट किया जा रहा है, कि क्या ये गवर्नमेंट असल में जर्नलिस्टों से डरती है या उसकी ऑडियंस है जो जो समझ जाएगी कि ये क्या कह रहा है ये जर्नलिस्ट, उनसे डरती है? देखो, पत्रकारों के तो जो मुख्य काम सूचनाएं होती हैं, सूचना वो अगर सही सूचना लोगों तक पहुंच ना जाए, उससे सरकार ठीक ठाक डरती है। और 2014 के बाद आप देखोगे तो पूरा जो हमला है पत्रकारों के ऊपर, हमले वो बड़े हैं। मैं कुछ एक छोटी सी रिपोर्ट भी जी ज़रूर। इसके ऊपर तैयार की थी। तो कमेटी अगेंस्ट असोल्ट्स और जर्नलिस्ट ने पाया कि 2017 के बाद से यूपी में 136 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए। 136 पत्रकार, ये बहुत छोटी सी कम्युनिटी है पत्रकारों की, उसमें 136 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, जिसमें 66 के ऊपर एफआईआर हुई और गिरफ्तारियां हुई हैं। और करीब 46 के आसपास पत्रकारों के ऊपर शारीरिक हमले हुए हैं, जिसमें माफिया और जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनके हमले हैं। और 12 पत्रकार मारे गए हैं, जिसमें शराब माफिया, रेत माफिया सारे शामिल हैं। जी। अच्छा, जो इस वक्त झारखंड में गवर्नमेंट है, वो हेमंत सोरेन की है, कांग्रेस उसकी एलाय है। कांग्रेस केंद्र पर तो बड़ा इल्ज़ाम लगाती है कि ये पत्रकारों पर हमले करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनके खुद के समर्थन की सरकार है वहाँ पर ही अरेस्ट होता है। ये दोगलापन नहीं दिखता? ये दोगलापन तो है ही। और जो इश्यूज हैं आदिवासियों के, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पत्रकार, कोई भी एक्टिविस्ट वो जी। उठाने की कोशिश करता है तो उसमें उनके ऊपर हमले होते हैं। ये अब जो आप हिमांशु कुमार का भी देख रहे हैं, ये 2009 का मामला है। ठीक है, उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। वो कांग्रेस के जो पी चिदम्बरम मंत्री थे, उनसे भी मिलके गए। वो उनके जानकारी में थे मामला। फिर भी उनका आश्रम तोड़ा गया, आदिवासियों के ऊपर हमले हुए और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर फाइन लगा दिया। रुपेश कुमार का भी मामला देखिए कि वो किस चीज़ को लेकर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार जो मिलिटराइजेशन हो रहा है आदिवासी इलाकों में, उनके ऊपर बात कर रहे थे। और जो वहाँ पर कॉरपोरेट उसके लिए जो कॉरपोरेट लूट बढ़ रही है जंगलों की, उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे। अभी उनकी आखिरी रिपोर्ट जो प्रदूषण को लेकर थी, कि जो प्रोजेक्ट्स नए आए थे उनको लेकर थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक पूरा मतलब कांग्रेस और बीजेपी में मैं ये मानता हूँ कि सरकारें जब मामला आता है कॉरपोरेट का, तो ये एक जैसा ही बिहेव करती हैं। ठीक। इसमें आप जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, क्योंकि कॉरपोरेट ही फंड करता है। आप ये बताइए कि जैसे जर्नलिस्ट है जो सही जर्नलिज्म कर रहा है, उसकी कोई सीमा देखते हैं क्या, कि एक सही जर्नलिज्म करने के लिए एक व्यक्ति को इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई सीमा देखते हैं आप? देखिए, जो जर्नलिज्म है वैसे तो रूलिंग क्लास टूल रहा है ज़्यादातर, क्योंकि अगर उसमें आप जैसे ही संसाधनों की बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट सरकार से आ रही है, कॉरपोरेट से आ रही है। जैसे इंडिपेंडेंट किस्म की पत्रकारिता की आप बात करते हैं जी। उसमें वहीं से सीमाएं शुरू हो जाती हैं, उसके अर्थ से लेकर उसका आज तक किसी के पास कोई मॉनिटरी मॉडल नहीं है। आखिर में आके लोगों को फिर क्राउड फंड ही करना पड़ता है जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करने की कोशिश करे, तो वो अपने आप में ही सीमा है। बहुत छोटी टीम आप देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं उसमें 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर 1-2 लोग बीमार पड़ जाएं तो सारा ऑर्गेनाइजेशन स्लो पड़ जाता है। तो और अभी के लिए जो इंडिया में आप चैलेंजेस देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, फेसबुक पेज, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जा रही हैं। इंटरनेट बैन की घटनाएं सबसे ज़्यादा इंडिया में हैं। जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो सरकार इंटरनेट ही बैन कर देती है, तो आप लोगों की जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं उनकी रिपोर्ट कैसे पहुंचेंगी?
तो वो एक सीमा अपने आप में दिखती है। और सरकार ये भी देख रही है कि जो इंडिपेंडेंटली पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कैसे करनी है, चाहे वो इंटरनेट बैन का मामला हो, या उनके पेज चैनल बंद करने का मामला हो, या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का मामला हो, या फिर उनकी गिरफ्तारी तक जाता हो बेशक से वो मामला। तो जो नए आईटी ओटीटी और जो आईटी रूल भी आए वो भी इसीलिए आए थे जी। सेल्फ सेंसरशिप क्या आप उसमें अगर आप उस समय के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे उनका पूरी बातचीत सुनोगे तो वो कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा तो दिक्कत स्टेट के लिए यही क्रिएट कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं। इंडिपेंडेंट पत्रकार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए मेरे को कि आप अभी, मैं आपकी बात सुन रहा था मीटिंग में ही, आप क्या कहते हैं सिटीज़न जर्नलिज्म को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसके काफ़ी समर्थन में है, लेकिन क्या उसका ख़तरा एक ये नहीं है कि जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं वो उससे डिज़ोल्व हो सकते हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, वो अपनी तरफ से बायस भी हो सकता है ना, हर इंसान जो है जिसने जर्नलिज्म की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली है और उस बायसनेस को छोड़ा नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने बायस होते हैं, तो उसमें ये उसमें देखिए एक बात है कि मैं उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था कि अच्छा। एक सिटीजन जर्नलिज्म जैसा भी कंसेप्ट उभर कर आया है, वो इस वजह से आया है क्योंकि जिस किस्म से मीडिया ब्लैकआउट करती है, मीडिया किसी प्रोटेस्ट के, जो लोग संघर्ष में हैं जब उनके खिलाफ बात की जाएगी तो सीधी सी बात है उनके पास भी फोन है, वो भी वीडियो बनाएंगे और वो बात करेंगे। जहाँ तक मीडिया एथिक्स की बात आती है तो हर एक जर्नलिज्म स्कूल में तो ये डिबेट होती है कि क्या निष्पक्षता एक बेमानी अवधारणा है, और मैं ये मानता हूँ कि जब सरकार बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, झूठ को प्रसारित करने की कोशिश कर रही हो और जो सही खबर है उसको बाहर ना आने दे रही हो, उस समय निष्पक्षता जैसी कोई चीज़ बचती नहीं। अच्छा, तो आखिरी सवाल ये है कि क्या जर्नलिज्म जो है, जर्नलिस्टिक सोसाइटी जो है, वो क्या एक न्यूट्रल पक्ष है या फिर सिविल सोसाइटी का हिस्सा है? देखिए पत्रकारिता मतलब न्यूट्रल आप कैसे कहेंगे कि मान लीजिए कि आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं एक मजदूर की, एक किसान की, तो या फिर एक मौत हो गई है भूखमरी के कारण, तो उसमें आप न्यूट्रल कैसे रहेंगे? मतलब आपका एक पक्ष होगा और वो पक्ष जो भूखमरी से जिस बच्चे की मौत हुई है वो आपका पक्ष है जी। तो जो निष्पक्षता को लेकर जो बहुत लंबी चौड़ी बहसें हैं उसमें यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बार बार मैं यही कहता हूँ कि जब सरकार मॉनिटर कर रही हो और इन्फॉर्मेशन को निकलने नहीं दे रही हो, ऐसे में बायस भी क्रिएट होते हैं और वो पक्ष वो जनता का ही पक्ष होता है। जनता का पक्ष पत्रकार का पक्ष होना चाहिए। थैंक यू सो मच मनदीप हमसे बात करने के लिए। मनदीप पुनिया को आप सुन रहे थे, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और इन पर भी केस हुआ है, इनको भी जर्नलिज्म करने से रोका गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पत्रकारिता करना या निष्पक्ष खबरें दिखाना, फैक्ट्स दिखाना क्या क्राइम है? हमें यही सवाल बार बार करते रहना चाहिए कि हमें जानकारी मिलना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जर्नलिज्म अदा करता है। आपके आसपास क्या चल रहा है, सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या आपके ख़िलाफ़ सरकार कर रही है, और जो भी सरकार कर रही है उससे आप पर क्या असर है, ये सारे सवाल पूछते रहना बहुत ज़रूरी है। और यही सवाल आपके हिस्से से हम लोगों से और सरकारों से पूछते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।